तो आज का टॉपिक अपना है साउंड। अपनी क्लास में पढ़ाई के अलावा साउंड नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉइज नहीं होना चाहिए। म्यूजिक तो हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। म्यूजिक तो हो सकता है, नॉइज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है साइंस के हिसाब से अपने देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड भी अपने भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे जानवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेचर में आप तरह तरह की साउंड देखते हो, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया ना। तो अब आप ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। यस, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यस, हाउ, कैसे। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब तो पता है ना आपको कि टू एंड, ये मान लो बीचों बीच है, ये बीचों बीच है ये। तो कोई पार्टिकल जो है, कोई जो एयर का कण है, एयर का पार्टिकल हो या लिक्विड का पार्टिकल हो या सॉलिड का पार्टिकल हो, सारा का सारा मैटर बना हुआ तो एटम से ही है ना, मॉलिक्यूल से ही बना हुआ। तो वो मॉलिक्यूल जो है टू एंड फ्रो, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है भाई। अनेक होते हैं तो अपने को दिखते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम है। इस तरह से ये पेंडुलम इधर आ रहा है और फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। इस प्रकार से एक रस्सी के आपने पत्थर लगा दिया, वो बीचों बीच है मीडियम में, और वो पत्थर इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है। मतलब टू एंड फ्रो, फ्रो एंड टू। इंग्लिश की कहावत है टू एंड फ्रो। आपको टीचर कह सकता है कि क्लास क्लास को अटेंड क्यों नहीं करते, वाई आर यू वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है भाई। टू एंड फ्रो हो गया तो बैक एंड फोर्थ भी तो हो सकता है ना, इस प्रकार से। तो इसको आप वाइब्रेशन कहते हो, समझ में आया ना। अब कुल मिलाकर मैं क्लियर कर दूं कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही बात है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है माइन्यूट। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन में थोड़ा फर्क है। अब ऑसिलेशन में तो क्या है कि आपको आंख से दिख रहा है, इस प्रकार से ही। अच्छा, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर है। तो इसके तो क्या है कि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ आपको आंख से ही दिख रहे हैं। कहने का मतलब है एक सेकंड में आराम से, ये आलसी वाइब्रेशन है ऑसिलेशन, आलसी। और स्मार्ट वाइब्रेशन कौन से है, जिसको हम वाइब्रेशन कह सकते हैं कि एक सेकंड में वो कट 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 कट, ये वाइब्रेशन हो गया। और इस प्रकार से ये ऑसिलेशन हो गया, ये ऑसिलेशन हो गया। तो दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी बात तो एक सी है। मीडियम से टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बात तो एक ही है। तो ये एक मतलब क्या है कि ये बड़ी टर्म है ऑसिलेशन। ये आलसी जो है ये बड़ा है, और ये छोटी टर्म होगी। ये कम समय में ही, कम टाइम पीरियड में ही टू एंड फ्रो हो जाता है वाइब्रेशन में। और ऑसिलेशन में क्या है, टू एंड फ्रो होने में ज्यादा टाइम लगता है। बाकी
प्रोसेस एक ही है। आया ना समझ में? तो इसका उत्तर अपने शुरू शुरू में क्या है कि किससे पैदा होता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है आपने यहां पर देख लिया। इसका उत्तर आपने यस कह रखा है कि यस, वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड पैदा करती है। ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको दिखते हैं सामने? साउंड पैदा करती है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, कुछ तो क्या एक स्ट्रिंग होती है ना, आयरन की, किसी मेटल की, उसको तन तना तन तन तना तन तन इस तरह से वो वाइब्रेट होती दिखती है आपको। तो इस तरह के जो स्ट्रिंग्स के जो जितने भी म्यूजिक हैं, पूछ लेगा स्ट्रिंग्स वाले म्यूजिक्स जिन जो कि साउंड पैदा करती हैं, बताइए, बताना क्या। एक तारा है, सारंगी है, इस तरह के जो तार के द्वारा जो है, वायलिन है, जो तार स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है उसमें इस प्रकार से, तो वो वाइब्रेट होती दिखती है ना आपको, साउंड पैदा होती है ना। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब किसी बकरे की या और की किसी के ऊपर खाल लगा देते हैं, ढोल है, ड्रम है, वो इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी रहती है। उस जो मेम्ब्रेन को इस प्रकार से थाप लगाते हैं तबले पर, वो मेम्ब्रेन पर आप थाप लगाते हो, जो ही वो वाइब्रेट होता है, साउंड रिजल्टेड इन साउंड, ये बात है ना। और मेटल सरफेसेस, आप कोई डिश है यानी थाली है, उसके आप किसी चीज से ऐसे लगाते हो, कोई गिलास है, यानी वो एक सरफेस है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, उसके आप इस तरह से ठोक रहे हो, तो देखा आपने, आप देखोगे कि मेटल सरफेस है वो भी वाइब्रेट कर रही है और क्रिएटिंग और रिजल्टिंग इन साउंड। मंदिर के अंदर जैसे वो झालर है, बजाते हो आप आरती के समय, वहां झालर तो हो गया मेटल सरफेस से वाइब्रेशन, और मेम्ब्रेन से वो जो तबले बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, वो आरती के समय वो मेम्ब्रेन से वाइब्रेटिंग हो गया। तो वाइब्रेटिंग मीन्स क्रिएटिंग साउंड, सीधी सी बात है, ये बात है। अब आप किसी थाली को या डिश को वाटर के अंदर भर दो, भाई आपको क्या है कि एयर के अंदर तो वो तार इस तरह से बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो वाइब्रेशन देखनी है इस तरह से, जन 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 जन, इस तरह से देखना है आंख से। तो आप कोई डिश में वाटर ले लो, थाली के अंदर एक वाटर ले लो, और उसका जो सरफेस है उसको ठोको किनारे, तो आपको वाटर क्या दिखेगा? आपको झंझनाता हुआ नहीं दिखेगा क्या? इस तरह से वेव्स, वेव्स, मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी जो है साउंड क्रिएट करती है, और वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वेव पैदा करती है। तो वेव का मतलब हुआ कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस तो वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है, लेकिन आगे जो प्रोपागेशन है, बढ़ना है, वो वेव से होता है, इस प्रकार से। भाई एक ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ऑक्सीजन होगा, कोई नाइट्रोजन होगा, कोई आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इस तरह से कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इधर आपने क्या है कि इधर आपने वाइब्रेट किया इसको, आपने कोई तार है, ये स्ट्रिंग है, या मेटल सरफेस है, या ढोल की मेम्ब्रेन है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, या कोई थाली है,
इसको आपने टर्न किया, वाइब्रेट हुआ ना ये, तो ये जो वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेशन, ये क्या है कि यहां आ गया, ये वाइब्रेशन यहां आ गया, टू एंड फ्रो को तो वाइब्रेशन कहते हैं ना। ये मेम्ब्रेन जो है यहां आ गई और वापस चली जाएगी, लेकिन यहां जो मॉलिक्यूल थे यहां पर, इनको आगे धक्का दे दिया, चल। अरे खो का खेल देखते हो ना, खो खेलते हो आप, जैसे आगे से आगे चल चल, इन मॉलिक्यूल्स को आगे धक्का दे दिया, और ये क्या है कि यहाँ यहाँ इकट्ठे हो गए, सारे जो भी थे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ इन्होंने इनको धक्का दिया, ये यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ खाली हो गए, यहाँ क्लब हो गए। इन्होंने क्या है कि बीच के अंदर इस तरह के और मॉलिक्यूल थे, इनको धक्का दिया, यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ इकट्ठे हो गए। जब आप 4-5 लोग, मतलब लोग जा रहे हो और धक्का दे देते हो, तो आगे पहले से ही जो लोग हैं उनमें जाके वहां मिलेंगे, तो वहां डेंस हो जाएंगे ना, काफी लोग हो जाएंगे, फिर वहां पर इधर खाली हो जाएंगे जिधर से धक्का दिया गया। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हो आप, यही ना कि कहीं लाइट लाइट डेंस, लाइट डेंस, लाइट डेंस, लाइट डेंस, लाइट डेंस मोलिक्यूल्स। अब मेरे बोलने से, मेरे साउंड निकालने से ऐसा हो रहा है जो आप तक पहुंच रहा है, ये प्रोपागेट कर रही है साउंड, ये वेव्स हैं, ये क्या है, वेव्स। और आपने टर्न तो यहां किया था मेम्ब्रेन पर, ढोल की मेम्ब्रेन पर या डिस्क की मेटल सरफेस पर, और उसने आगे जो है वेव को बढ़ा दिया, साउंड प्रोपागेट हो रही है। आया ना समझ में? तो ये प्रोड्यूसेज वेव्स, ये जो पहली जो लाइन लिखी अपने, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेशन, प्रोपागेशन बाय वेव्स। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, पता ही है भाई, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता होता तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता आदमी में, है? क्या 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 अपरेटस है साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाला? ये वेव समझ में आ गई ना आपको? ये जब दूर दूर हो तो मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड, मतलब ये दूर दूर हो इस तरह से, डेंस डेंस दूर हो, तो इसका मतलब जोरदार धक्का लगा है, तो दूर हो गया ना। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, फैलाना, बड़ा करना। एम्पलीफाई मतलब टू डू ए बिग, टू डू ए लार्ज, तो बड़ा हो गया। और ये पास पास में होता तो बोलते एम्पलीट्यूड कम है, वेव का एम्पलीट्यूड कम है। वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब ये दूर दूर हो गई, दूर दूर हो जाएगा, ये डेंस इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इतनी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यदि ज्यादा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डेंस है इसमें, तो 7 डेंस एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो 7 वाला यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से दूरी बन जाएगी उनके बीच में, डेंस में, एम्पलीट्यूड ज्यादा वेव का। ये एम्पलीट्यूड ध्यान रखना, पूछूंगा मैं। तो जो वॉइस बॉक्स है अपना, अब पॉइंट पर आते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। जो वॉइस बॉक्स है, आप गले में देखो, आप इस तरह से, इस तरह से पकड़ के क्या है, ऐसे आप बोलोगे तो वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर गले के अंदर, आप टच करो इस तरह से, और दाएं बाएं करो इसको, और वो बोलते जाओ,
अपने दोस्त का नाम ले और बोलते जाओ, यहां आपको हाथ के अंदर क्या है कि वाइब्रेशन फील होंगे। ये वाइब्रेशन का जो बॉक्स है, इसी को लैरिंग्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स आमतौर पर कहते हैं, बाकी के बायोलॉजी में इसको लैरिंग्स कहते हैं। जो अपना विंड पाइप है सांस का, इस प्रकार से गले से एक इधर जाता है, एक इधर आता है, इस तरह से, फिर आगे विंड पाइप है ये। इसके ऊपर जो है ना, ये यहां यही थायराइड होती है और यही लैरिंग्स होता है, यही। ये क्या है कि 2 वोकल कॉर्ड्स रखता है ये जो है, ये 2 वोकल कॉर्ड्स रखता है। और ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो मसल्स से जुड़े रहते हैं। मसल से जुड़े रहते हैं। ये आवाज आवाज का है, इसको टोना टोटका मत समझना कि ये डेंजर का निशान क्या बना दिया। ये जो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड मतलब रस्सी, रस्सी जैसी, स्ट्रिंग जैसी, 2 जो हैं ये 2 वोकल कॉर्ड्स, ये इसको जो मसल्स खींचती है, इस प्रकार से खींचती है, तो क्या है कि रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है, इस तरह से रास्ता है वो छोटा हो जाता है, थिन हो जाता है। और जब वोकल कॉर्ड्स को ये मसल्स रिलीज कर देती हैं, तो वोकल कॉर्ड क्या है कि ऐसे ढीला हो जाता है और रास्ता बड़ा हो जाता है। तो वॉइस में जो डिफरेंस देखते हो ना आप, किसी की भी वॉइस समान नहीं होती। वो मसल्स के वोकल कॉर्ड के चिपके होने से क्या, उसको टाइट कर देना, उसको जितना कुछ ढीला छोड़ देना तो वो थोड़ा थिक हो जाएगा, खींचोगे तो थोड़ा थिन रास्ता बनेगा, थिन ब्रॉड रास्ता बन जाएगा, ढीला छोड़ दिया तो ये कमाल जो है। अब क्या है कि जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स हैं, ये जब हवा बाहर एक्सहेलेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हवा इस लैरिंक्स के पोर में से जाएगी, छेद में से जाएगी। थिन है तो वैसी आवाज आएगी, और यदि इसको थिक बना दिया है, ब्रॉड बना दिया है रास्ते को मसल्स ने, तो वो वैसी आवाज आएगी। है ना समझ में? तो ये जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड जो मैंने रेड में दिखाया है, ये आदमी में 20 mm का होता है, मेल में 20 mm का, और फीमेल में 15 mm का। और चिल्ड्रेन में और भी स्मॉल, बड़ा हो रहा है वो तो, ग्रोथ हो रहा है बच्चा। इसलिए क्या है कि बच्चे में छोटे वोकल कॉर्ड होते हैं, तो वो क्या है कि इन ग्रोइंग फेज होते हैं, तो बच्चे की आवाज कैसी होती है, औरतों जैसी होती है। और ये पढ़ा आपने, जब क्या है कि वो कहते हैं ना, अरे इसकी तो आवाज चेंज हो गई, ये तो जवान हो गया, ये तो किशोर बन रहा है, अब तू बड़ा हो रहा है। एडोलेसेंस में हार्मोन्स का कमाल देखा था आपने। तो हार्मोन्स के कारण क्या होता है, मेल में जो है वोकल कॉर्ड 20 mm तक के हो जाते हैं हार्मोन्स के कारण, और आवाज जो है लाउड हो जाती है। आया समझ में?
तो इस कारण से भाई वॉइसेज जो है हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट क्यों होती है, शायद इसका आंसर मिल गया होगा आपको, है ना समझ में। इसका आंसर जो मैंने बताया वो है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन इस प्रकार से अपने प्रोड्यूस कर दिया। अब आइए, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन। मीडियम का मतलब चाहे वो एयर के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, इन तीनों के ऊपर ही साउंड वेव सवारी करती है। ये सवारी से ही जा सकती है, इनको मतलब कुछ भी कहिए, सवारी का मतलब उनको कार चाहिए, बाइक चाहिए, बाइसाइकिल चाहिए, या गाय चाहिए, या घोड़ा चाहिए, या ऊंट चाहिए, मतलब सवारी के लिए तो ही ये प्रोपागेट होगी, वरना नहीं। तो मीडियम क्या हुआ? मीडियम हुआ एयर और सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जिसके ऊपर चढ़कर जो ये वेव जो है जाती है, प्रोपागेट होती है। ऐसी भी कोई वेव है क्या जिसमें सवारी की जरूरत नहीं पड़ती? वो तो खुद ब खुद ही, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट। सूर्य की रेज, सनरेज, सूर्य और धरती के बीच में कितना फासला है, तो वहां कोई एयर थोड़ी है, स्पेस है। देयर इज नो एयर, देयर इज नो लिक्विड, देयर इज नो मैटर। तो ये होता कि सनरेज को भी सवारी की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, तो आप तो कैसे पहुंच पाती सनरेज, है ना समझ में। सनरेज जो है इस प्रकार से अपने पास आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। और साउंड को क्या है कि धक्के देने पड़ते हैं इस प्रकार से, ये डेंस, ये डेंस, ये डेंस, ये डेंस, ये डेंस, यहां वाइब्रेशन पैदा किया, इन्होंने खो दिया, इसको खो दिया, ये लाइट 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 लाइट, ये डेंस 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 इस प्रकार से प्रोपागेट करेगी। ये डेंस क्या है? ये मीडियम ही तो है। ये मीडियम के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए यहाँ, फिर यहाँ इकट्ठे हो धक्का देने से, वाइब्रेशन से, तो मीडियम से ये प्रोपागेट होती है। नीड से मीडियम फॉर प्रोपागेट। अब आप कहोगे कि मैं तो वैक्यूम में बोल कर देखता हूं। वैक्यूम में मीडियम यानी एयर सारी निकाली हुई है, सारी एयर निकाली हुई है वैक्यूम में। आपके सिर्फ होठ फड़फड़ाते हुए दिखेंगे इस प्रकार से, साउंड प्रोपागेट नहीं होगी, दूसरे को सुनाई नहीं देगी यदि आप वैक्यूम में हो। आया समझ में? ये क्वेश्चन हो गया, वेदर कैन द साउंड कैन बी प्रोपागेटेड इन वैक्यूम? नो, इट नीड्स ए मीडियम। वो लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि ये लिक्विड में फास्ट प्रोपागेट होती है, या सॉलिड में फास्ट प्रोपागेट होती है, या एयर में? ये भी तो आपको कोई पूछ लेगा। सॉलिड में चल ही नहीं जाएगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा प्रोपागेट होती हैं, इवन पर सेकंड जो है
5000 मीटर, 5 किलोमीटर तक 1 सेकंड में टक 5 किलोमीटर चली जा सकती है सॉलिड में, और इससे कम लिक्विड में। यहां पर लिक्विड में आप जैसे बकेट में पानी भरो और बकेट का जो सतह है कान का, वो देखो आप पानी पानी के पास कान लगा लो, ऐसा नहीं हो पानी कान में चला जाए, ऊपर रखो थोड़ा कान को, और इधर से क्या है कि अपने बहन भाई को बोलो कि तू नीचे इसके वाइब्रेट कर, बकेट के टन टन कर, तो आपको लगेगा ये पानी से आ रही है तो आवाज, तो प्रोपागेट किस से हो रही है, लिक्विड से। और ये क्या है कि सॉलिड से थोड़ा कम प्रोपागेट होता है इसका 1000, और गैस में सबसे कम। इसमें तो 300 या 400 मीटर ही जा सकती है गैस में। जो साउंड मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर एवरेज लगभग जा पाएगी। जो क्लास अटेंड नहीं करते, जो फालतू की चीजें उधर उधर करते रहते ना फील्ड के अंदर, मोबाइल में नहीं, फील्ड के अंदर, वो क्या है, ट्रेन की पटरी के पास चले जाएंगे, फिर ट्रेन की पटरी के पास कान लगाएंगे, और यदि कोई गाड़ी आ रही होगी तो फटाक से गए, अरे गाड़ी आ रही है, खटाखट आवाज आ रही है इसमें, मतलब 5 किलोमीटर पहले ही पता लग सकता है पटरी के कान लगाने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो साउंड प्रोपागेट हो रही है आयरन है जो सॉलिड है ना, समझ में। चलो we hear sound through our ears। चलो पैदा करना तो आपको बता दिया था इसमें, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, लेकिन आप पैदा करके एयर में छोड़ रहे हो, वो मेरे को कैसे सुन रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, साइंस है, सोचना तो पड़ेगा दिमाग में, ये मेरे को कैसे सुन रहा है। सीधी सी बात है, ऐसे कहते हैं, कान का पर्दा फट जाएगा, जोर से मत बोलो, जोर से या थप्पड़ मत मारो, कान का पर्दा फट जाएगा, ईयर ड्रम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आपको ईयर ड्रम याद रखना है, जैसे वो तबले की मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे अपने अंदर तबला है एक, और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको ईयर ड्रम कहते हैं। और ईयर ड्रम जो है वो इनर ईयर के, ईयर ड्रम जो है आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, और एक इनर ईयर होता है। आपको ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं, आप तो बोलो आउटर ईयर का जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन बाहर से आ रही है, साउंड वाइब्रेशन के रूप में, वेव के रूप में आ रही है, वो आपके ईयर ड्रम के टकराई है तो ये वाइब्रेट हो गया, ईयर ड्रम वाइब्रेट हो गया साहब, और इसने वाइब्रेशन को क्या है कि इनर ईयर में भेज दिया, इनर ईयर में भेज दिया। अब इनर ईयर ने क्या किया, इसको ब्रेन में भेज दिया। किसने भेज दिया, ब्रेन में भेज दिया। अब ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा, पहले सुनी हुई तो वो मेमोरी से कंपेयर कर लेगा, ये किसकी आवाज है, कौन है, मम्मी है, पापा है, कौन है, इस पर से ये कुत्ते की आवाज है, ये हाथी की आवाज है, ये कंपेयर कर लेगा ब्रेन, और ये क्या बोलना चाहता है, क्या है, वो सारा समझ में एनालिसिस ब्रेन करेगा। ऑडिटरी पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो एनालिसिस ऑडिटरी पार्ट हम भेज देंगे। आ गया समझ में। तो पैदा करना और सुनना साउंड का, ये आ गया।
ये भी बता दिया था मैंने कि साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सनरेज, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ गया जो आपको मैंने एम्पलीट्यूड बताया था, आपको फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। ये कुछ वाइब्रेशन के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं वाइब्रेशन के। किसके वाइब्रेशन पिकुलियर हो जाते हैं, किसके वाइब्रेशन स्पेशल अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, किस कारण से होते हैं वो डिफरेंट। भाई ये तो पढ़ लिया आपने कि वॉइसेज आर डिफरेंट, वॉइसेज आर डिफरेंट, लेकिन क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन के फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए वॉइसेज भी अलग अलग हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन के फीचर्स देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक देखिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में यहां तक आ पाता है। मतलब ये मीडियम है, ये मीडियम जगह है, ये वाइब्रेशन यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, ये पिच हो गई। 1 सेकंड में यदि कोई 1 रन ले रहा है खिलाड़ी, तो उसको क्या कहेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी, रन लेने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 यूनिट क्या होती है? हर्ट्स, 1 हर्ट्स। हर्ट्स एक साइंटिस्ट था, उसने नाप जोक करके बताया था ये हर्ट्स। रेडियो वगैरह पर सुनते हो ना, हम फला आकाशवाणी स्टेशन से बोल रहे हैं और हम इतने 14.93 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। तो वो जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है, इम्प्लीमेंट से उस आकाशवाणी, क्योंकि उस हर्ट्ज पर वही आकाशवाणी के गीत संगीत सुनेंगे आपको, तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो मैं समझता हूं फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए होंगे, एक वाइब्रेशन का मतलब समझ गए होंगे आप। 1 रन इधर वाला उधर चला जाता है, उधर वाला इधर आ जाता है, मतलब पूरा जाकर ये दोनों ने मिलकर एक एक वाइब्रेशन पूरा कर दिया, हर्ट्ज। और यदि एक की बजाय जो है ये 20 करता, तो भाई 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन होते तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। ये यदि 20K 1000 करता, तो 20K हर्ट्ज। बात 1 सेकंड की है। एक सेकंड जो टाइम पीरियड है ना, ये 1 सेकंड का। एम्पलीट्यूड ए लिख दिया मैंने सीधा ही, एम्पलीट्यूड। जोर का धक्का मॉलिक्यूल्स को, मीडियम को, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लगी, है ना समझ में? और लाउडनेस ज्यादा होगी, जोर से सुने, बोलेगा जोर से। तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का संबंध हो गया ना। किसी वाइब्रेशन का ये डेंस जो है, एक तो ये है, और एक डेंस जो है, एक डेंस ये है, और कहने का मतलब इन एम्पलीट्यूड के बीच की दूरी ये एक्स है, और इन के दूरी जो है वाई है। वाई ज्यादा दूर है ना, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, एनर्जी ज्यादा लगी है उसको धक्का दे रहे, तो लाउडनेस भी ज्यादा हुई है।
आप लाउडनेस को दुगना कर दिया या दुगना कर दिया, आपने एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड उसको आपने 1 से 2 कर दिया, 2 हो गया, तो उस जो बढ़ाया गया है उसका जो स्क्वायर है, आपने 2 बढ़ाया था, 2 का स्क्वायर करो, मतलब 2 × 2, क्या मतलब निकलता है इसका? 4। इसके कारण ये सिर पर बैठा है ना 2, ये कहता है कि सिर को 2 में करो, 2 पार्ट में कर दो भाई, 2 × 2 कर दो, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ये लाउडनेस है। तो एक साइंटिफिक फॉर्मूला निकल कर आ गया ना एम्पलीट्यूड से, कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शन टू लाउडनेस, ये स्क्वायर में चली जाएगी। ये किस में चली जाएगी? स्क्वायर में। यदि इसको 2 बढ़ाया तो स्क्वायर के कारण क्या है, ये 4 आ जाएगा ये, और इसको 4 बढ़ाया, एम्पलीट्यूड को जोर से धक्का दिया तो 4 × 4 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आ गया, तो फिर क्या होगा? 4 × 4 64, कितना बढ़ जाएगा? 16। 4 × 4, 4 × 4, 16। एम्पलीट्यूड, एनर्जी और लाउडनेस कैसे आपस में ये कांटेक्ट है, पता लग गया ना आपको? तो लाउडनेस को क्या है कि डेसिबल में नापते हैं, डीबी, डीबी। जो सांस लेते हैं वो कितनी होती है? 10, 10 और 10। वो जो अपने दोस्त से कानाफूसी में कहते हो कि टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये जो कानाफूसी करते हो कि टीचर को सुने नहीं और 5 मीटर तक सुन जाए, वो है 20 डेसिबल। और जो कन्वर्सेशन करते हो आपस में, ए विमान, मेरी कॉपी क्यों नहीं दी तूने, मेरा होमवर्क करना है मेरे को, जोर से बोल रहे हो आप, वार्तालाप कर रहे हो आप आपस में, टॉकिंग कर रहे हो, टॉकिंग, वो 60 डीबी, 60 डीबी। और चिल पो हो रही है, ट्रैफिक है, टॉ पो, वहां 70 डीबी रोड के ऊपर, बीजी रोड, 70 डीबी। और जो फैक्ट्री है और भयंकर आवाज आती है, वो 80 डिग्री, 80 डीबी, डिग्री नहीं भाई, 80 डीबी। इसके ऊपर आपका ईयर ड्रम फट सकता है, आप नॉइज पोल्यूशन के शिकार हो सकते हो। समझ में आया ना? तो सरकार को आप कंप्लेंट करो, कानून बना हुआ है। इसलिए जगह जगह के आप देखते हो कि प्लीज डोंट यूज हॉर्न, हॉर्न के ऊपर क्रॉस मारा होता है निशान पर रोड के ऊपर, डोंट मेक नॉइज पोल्यूशन। अब आइए पिच। लाउडनेस हो गया, पिच, फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा पिच जो है तीखा।
श्रिलनेस, पिच, श्रिलनेस है तीखापन। अब आप बताओ कि एक औरत की आवाज और एक मर्द की आवाज में पिच किसका ज्यादा होगा? तीखी आवाज किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी? औरत की आवाज की। शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में पिच ज्यादा किसकी होगी? ऐसा मत सोना शेर की होगी। अरे नहीं भाई, मच्छर की। मच्छर की श्रिलनेस और पिच से वो बढ़ जाती है, वो पर सेकंड जो है वो कितने थाउजेंड इस तरह से भिनभिनाता है, और अपने कान के पास आता है तो अपने दुखी होते हैं। ड्रम और सीटी, विशल। ड्रम की आवाज में लाउडनेस तो ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, लाउडनेस तो ज्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है, श्रिलनेस कम होती है। आया ना समझ में? सिटी की विशल जो पुलिस बजाती है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। बर्ड और लोयन की, बर्ड और लोयन की आवाज, बर्ड की जो श्रिलनेस फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी, श्रिलनेस ज्यादा होगी, लोयन की कम होगी। लेकिन लोयन क्या है, एनर्जी ज्यादा लगाता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। तो आ गया समझ में? वाइब्रेशन के ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, यही क्या है कि वॉइस को, साउंड को डिफरेंट डिफरेंट बना देते हैं, यही डिफरेंट डिफरेंट बना देते हैं ये। अब फ्रीक्वेंसी से देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से देख लेते हैं ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल साउंड। इधर ऑडिबल उधर नॉन ऑडिबल, ये क्या चक्कर है? ऐसा भी कोई वाइब्रेशन है कि जो अपना ईयर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता? बिल्कुल है। ईश्वर ने अपना जो ईयर है, गॉड ने या नेचर ने, जो भी आप समझो, 20 से 20K मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 यानी पर सेकेंड वाइब्रेशन। इसके बीच में यदि कोई वाइब्रेशन वाली साउंड आ रही है तो वो ही अपना ईयर सुन सकेगा, बाकी इसके नीचे हो गया मान लो 15, 15 या 10 और 20,000 से ऊपर हो गया मान लो 21,000 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तो वो फिर नॉन ऑडिबल में चली जाएगी, नॉन ऑडिबल, नॉन ऑडिबल में चली जाएगी। समझ में आ गया? नॉन ऑडिबल जो साउंड है, कोई काम भी आती है क्या? काम क्यों नहीं आती? आपने कभी अल्ट्रासाउंड सुना है? अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा है, वो जो पेट के ऊपर है इस प्रकार से जो क्रिस्टल घुमाता है, वो अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन पैदा करता है, और वो पेट के अंदर ऑर्गन से जाकर वापस टकराता है और कंप्यूटर पर वो डॉक्टर पढ़ लेता है कि यहां से यहां तक वापस जो साउंड आई है उसमें इतनी देर लगी है, मतलब हार्ड है, वो ऑर्गन हार्ड हो गया। अल्ट्रासाउंड नाम ही तो है ना, साउंड और अल्ट्रा, मतलब 20 जो रेंज के बाहर है, 20 और 20,000 की। कुछ जानवर होते हैं जो अल्ट्रासाउंड को सुन लेते हैं। कहते हैं ना, भूकंप आता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। भूकंप जो है कुछ फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड पैदा करता है
भूकंप आता है तो चूहे बाहर, जो बिल के अंदर जो जीव है वो बाहर आने लग जाते हैं, उनको फील होने लग जाता है वो फ्रीक्वेंसी, वो समझते हैं मतलब ये। और किसी किसी को डराना हो तो क्या, हॉरर, हॉरर से डराना हो तो, कि किसी की मौत होती है तो कुत्ते क्यों बोलते हैं भाई, कुत्ते रात को भौंकने लग जाते हैं कि यार कोई मौत हो रही है, उल्लू बोलने लग जाता है। अरे वो क्या यमदूत आ रहे होते हैं, तो यमदूत क्या है कि विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करके आता है, इसलिए कुत्ते तो सुन लेते हैं, आदमी सुन नहीं पाते। ऐसे तुम लोग बैठ के आपस में डराते हो ना एक दूसरे को, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल। कुत्तों, बेचारे सर्दी के अंदर क्या है, कुत्ते जो है भूखे होते हैं या सर्दी लग रही होती है तो रोते हैं। अब ये मैंने शुरू में कहा नॉइज एंड म्यूजिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? जब वो वाइब्रेशन जो है एक रेगुलर मूड में हो, हारमोनियस हो, रिदमिक हो वाइब्रेशन, तो वो म्यूजिक बन जाता है, वो म्यूजिक बन जाता है, वो मन को अच्छा लगता है, क्योंकि रेगुलर टच से कान के टकराता है इस प्रकार से। और कभी मुक्का मारा वाइब्रेशन आ रहा है, कभी बोल नहीं रहा, कभी जोर से आया, कभी ये हुआ वो हुआ, इरेगुलर वाइब्रेशन। तो वो क्या कहोगे, अरे यार क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों नॉइज कर रहे हो। तो इरेगुलर और रेगुलर वाइब्रेशन का मतलब होता है नॉइज एंड म्यूजिक। बस इतना काफी। अपना नॉइज पोल्यूशन रह गया। जब आप नॉइज पोल्यूशन में रहते हो, पोल्यूशन तो बहुत पढ़े हैं आपने, वाटर पोल्यूशन पढ़ा है, एयर पोल्यूशन पढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा है, नॉइज पोल्यूशन भी पढ़ी है भाई। एटॉमिक रेडिएशन से जो पोल्यूशन है वो भी पढ़ना होगा। तो नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, जो वाइब्रेशन कान के टकराता है, वो जो सेंसर हैं वो दिमाग तक जाते हैं, तो वो क्या है कि हाई बीपी क्रिएट कर देते हैं, हार्ट डिजीज पैदा कर देते हैं, स्लीप एपनिया पैदा कर देते हैं, मतलब स्लीप डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं, ढंग से सो नहीं पाता आदमी। कि बारात, बारात के अंदर इतने नॉइज पोल्यूशन होता है, कोई रिचुअल सेरेमनी होती है जैसे माता की चौकी, कोई भजन कीर्तन, इतना नॉइज होता है कि आपके बीपी हो जाता है, आप क्या सो नहीं पाते हो, और आप एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हो, मतलब चिंता, चिंता होने लग जाती है आपकी ऐसे ही बेमतलब की। किस कारण से, अरे यार शोर हो रहा है क्या करें, अनईजी फील करते हो आप। और यदि ज्यादा रेगुलर आप इस तरह का आप कोई टच में हो, तो आपकी जो हियरिंग जो कैपेसिटी है, परसेंटेज से देखते हैं ना, इतना परसेंटेज है आपकी हियरिंग कैपेसिटी ड्रम्स की, वो भी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। आपको सीधा फर्क नजर आएगा। जो आदमी विलेजर है, जो गांव के अंदर रह रहा है, जो आदमी विलेजर है, गांव में ज्यादा रहता है, शहर में कम आता है, सिटी में नॉइज ज्यादा होता है, चिलपों ज्यादा रहती है शहर में। तो यदि वो गांव का आदमी है ना, तो उसकी जो ये ड्रम की जो सुनने की कैपेसिटी है वो 10% ज्यादा होगी, सिटी शहर वाले से ज्यादा होगी। और इस नॉइज पोल्यूशन के ऊपर तो एक मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई थी शोर, काफी इनाम इनाम मिले थे उसको, शोर, और बहुत चली थी वो फिल्म, लोग खूब देखते थे। हीरो और हीरोइन के कोई बेटा है, वो
नॉइज पोल्यूशन के कारण सुनना बंद कर देता है वो एकदम से। तो एक ट्रेजेडी हीरो हीरोइन के बीच में आ जाती है कि अरे यार ये क्या हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं अब कोई इलाज नहीं है, इट हैज बिन इम्पेयर्ड फुली, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है इसके बच्चे के। तो वो दुखी हैं, उस दुख को दूर करने के लिए क्या है कि वो जो हीरो है वो गाना गाता है, हीरोइन दुखी है कि मेरा बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे को क्या हो गया। ये क्या नॉइज से इसकी याद, ये सुनने का चला गया है, इसका इनऑडिबल हो गया। दुखी होता है हीरो जो है, उसको फिर गाना गाकर मनाता है कि भाई ये जिंदगी है तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी ही, और ये तो एक नाटक है, जिंदगी एक नाटक है। वो एक गाना आता है ना ऐसा से, वो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी स्टोरी है बस। तो वाई आर यू इन, यू आर इन सैडनेस, वाई आर यू वीपिंग, इस प्रकार के ड्रामे होते हैं उसमें। और फिल्म का नाम शोर। तो नॉइज पोल्यूशन पर तो फिल्म तक बना दी लोगों ने। और क्या रह गया अपना, हाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अभी तो बात की नॉइज पोल्यूशन से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, ड्रम वगैरह और जो है ना ये कुछ भी गाँव के, और जो नर्व है जो ब्रेन तक जो भेजती है मैसेज, वो भी इम्पेयर हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट दो प्रकार का होता है भाई, टोटल और पार्शियल। टोटल तो क्या है कि आपने देखा होगा मूक बधिर बच्चे होते हैं ना, तो जब उनको सुनाई नहीं देता तो उनकी स्पीच में भी वो बोलते भी नहीं, फिर बोल भी नहीं पाते वो। इसलिए वो क्या है कि डीफ एंड डम दोनों हो जाते हैं हेरेडेटिकली। जन्म से ही इम्पेयरमेंट हो यदि ऑडिबल अपरेटस में, तो वो डम एंड डीफ हो जाता है इस तरह से। टोटल उसको कहते हैं टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। और पार्शियल, पार्शियल तो देखा, शोर की जगह पर रहो आप, धीरे धीरे आपकी हियरिंग जो कैपेसिटी है खत्म हो जाएगी। आप मार्केट से आ रहे होंगे, पड़ोसी पूछेगा जिसके इम्पेयरमेंट हुआ है, पार्शियल इम्पेयरमेंट हुआ है, और भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, अरे यार मार्केट से आ रहा हूं। तो पड़ोसी तो सुनना तो है नहीं, पड़ोसी बोलेगा अच्छा 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 अच्छा, मैंने सोचा मार्केट से आ रहे हो। और जिनके पार्शियल इम्पेयरमेंट हो जाता है उनसे आप क्या है कि घर से बोलते, घर वाली बोलती है कि आप बाहर जा रहे हो तो आप अंगूर ले आना। तो श्रीमान जी जिनके इम्पेयर्ड है वो बोलेंगे इस सीजन में खजूर कहाँ मिलेंगे, खजूर आई नहीं। तो दूसरा और इम्पेयर्ड होगा, वो कहता है कि सही बात है, लंगूर तो नहीं मिल सकते, लंगूर यहाँ कहाँ है ही नहीं। ये फिजिकल, ये पार्शियल ऑडियो इम्पेयरमेंट की बात थी। समझ गए होंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आगे।